हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। मैं रमन कुमार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। और जैसे कि हम इस टॉपिक पे अभी बात कर रहे हैं यूजीसी नेट पे, क्योंकि ये हाल फिलहाल में हम इसकी तैयारी कर रहे थे और इसी के सिलेबस को हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। और जनरल पेपर को हम डिकोड करते करते हमने लगभग अपनी अब तक 8 यूनिट हम डिकोड कर चुके हैं सिलेबस वाइज। अब जो हम 9th यूनिट की बात करें, अगर इसका नंबर मैं देना चाहूँ तो ये हमारी 9th यूनिट है एनटीए के सिलेबस में, जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। शॉर्ट में इसी को बोलते हैं PDE। ठीक है, अब इसको हम रेफर इसी से करेंगे आगे चल के, क्योंकि ये नाम जितना लंबा दिख रहा है उतना लंबा इसका सिलेबस है, और सिलेबस से ज़्यादा लंबा इसका देखा जाए तो स्कोप है। अगर हम एनटीए की किसी भी यूनिट की बात करें तो वो एक स्पेसिफिक जगह आकर रुक जाती है, एक जगह से शुरू होती है, बट ये यूनिट अपने आप में क्या करती है, एवरीथिंग कंसिडर करती है। लाइक अगर हम इसको डिकोड करें थोड़ा सा, तो देखो पीपल क्या है। पीपल मतलब हम, हमारे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग्स, मतलब जहाँ से हमने सेल से अगर स्टार्ट किया है कि एक सेल से हम विकसित होना शुरू हुए हैं, उस सेल से विकसित होते होते हम ह्यूमन पहुँचे हैं या अभी और विकसित करेंगे। तो ये क्या है, पूरी जर्नी आ जाएगी किसकी, यहाँ पे किसी भी पर्सन की। एक जनरल पर्सन को लेके चलते हैं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, नॉट जस्ट पर्सन। अगर हम मशीन की बात करें, रोबोटिक एरा में जी रहे हैं, हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, हर चीज़ का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, इसको विकास बोलते हैं। विकास क्या है, सबका हुआ है, कहीं लिमिट नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट एनवायरनमेंट, जैसे कि अगर शास्त्रों में भी कहा गया है हमारे, क्या है कि पूरी सृष्टि क्या है, सिर्फ दो ही चीज़ों से मिली है, पुरुष और इस प्रकृति। तो ये क्या है, ये हमारा पुरुष वाला पार्ट आ गया, और ये है हमारा प्रकृति वाला पार्ट, मतलब कि एनवायरनमेंट। इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो ना बचा हो। अगर आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस डायरेक्शन में इसको ले जाना चाह रहा हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ इस टॉपिक से, कि ये हमारी हर टॉपिक को कवर करती है। हर टॉपिक इसमें आ सकता है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो वो क्या इसमें आ जाएगा, पर्सन से रिलेटेड है क्या। तो इस तरीके से क्या हर पॉइंट्स हम इसमें निहित कर सकते हैं। हिंदी ज़्यादा हो रही है शायद आज, बट कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, हम सारे पॉइंट्स ले आए हैं, बट हमें क्या करना है, हमें सब थोड़ना पड़ना है यहाँ पे। हम अब इसके हिसाब से तो फिर वेद पढ़ने लग जाएं, ठीक है ना। बट क्या है, हर किसी को डिवाइड किया गया है स्पेसिफिक रीजंस में। यहाँ से पूछ जाने वाले क्वेश्चन भी क्या है, स्पेसिफिक ही है। यहाँ पे ज़्यादा जोर जो डाला गया है वो किस पॉइंट पर डाला गया है, वो है एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम मेजरली बात करेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन का रोल रहा है एनवायरनमेंट की तरफ, और एनवायरनमेंट ह्यूमन से किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसी को जानते हुए देखते हैं कि एनटीए ने इसका क्या सिलेबस दे रखा है। तो देखो, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये एनटीए का सिलेबस है। शायद लाइट ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, बट आप देख सकते हैं ये एनटीए का सिलेबस है। कुछ 3 और 7 पॉइंट दे रखे हैं, बट काफ़ी बड़ा सिलेबस है। अब अगर इसको हम डिकोड करें तो जैसा मैं अब तक बोल रहा हूँ कि इसमें क्या है, हमारे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर पहले पॉइंट की बात करें तो पहले हम सीधा सबसे शुरू करेंगे, तो हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है। तो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट में कितने पार्ट्स आते हैं, क्या क्या पार्ट्स आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसमें क्या है, हमारे पास एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको, क्या, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर, ठीक है। ये मतलब टर्म्स बता रहा हूँ मैं कि ये सब भी यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, बट क्या है, वो सिलेबस में आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है, बायोस्फेयर क्या होता है, या सबसे बड़ा एक डोमेन अगर पूछा जाए कि जीव का किस क्या होता है, तो फिर उसमें कौन सा इनमें से ऑप्शन दिए होंगे, और आप कहेंगे कि ये सिलेबस में नहीं है। तो वही पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसने जो एनवायरनमेंट दिया है ना, और डेफिनेशन तो लिखी भी नहीं है कहीं, बिना डेफिनेशन के लिखे हुए वो इतने सारे पॉइंट्स पूछ दे रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ आगे, तो हमारे पास क्या आता है, अब यहाँ पे हमारे पॉइंट्स आने शुरू हो गए हैं। अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो देखो, पहला पॉइंट से लिखा हुआ है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब पर इससे रिलेटेड क्या है, यहाँ पे दे रखा है हमने, सॉरी, यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें क्या क्या आते हैं, देखा होगा ना, ये लिखा होगा MDG और SDG। सबसे फेवरेट क्वेश्चन एनटीए का, एनटीए के तो सारे क्वेश्चन फेवरेट ही हैं मतलब, बट अगर हम इस यूनिट से बात करें कि MDG और SDG कितने इंपॉर्टेंट है, तो भाई देखो, तुमने यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बन जाता है वो तो यही बन जाता है कि MDG में टोटल गोल्स कितने हैं। तो ये याद रखना है, कितने हैं, 8। SDG में गोल कितने हैं, 17। पहला क्वेश्चन तो यही।
और इनसे इतने सारे क्वेश्चन क्यों बनते हैं? क्योंकि देखो इसमें 8 गोल्स की लिस्ट होगी, इसमें 17 गोल्स की लिस्ट होगी, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा एसडीजी नहीं है या कौन सा एमडीजी नहीं है, ठीक है ना। या फिर नंबरिंग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बताओ कौन से नंबर का गोल किस पे हमारा मैटरनल हेल्थ पे इम्पैक्ट, मतलब मैटरनल हेल्थ को दिखाता है, उसमें किस गोल में उसकी बात की गई है। तो सीधे सीधे आंसर क्या होता है कि भाई 7th गोल में है, 8th गोल में है, 5th गोल में है या 4th गोल में, ठीक है। इस तरीके के गोल्स नंबर तुम्हें दिए होंगे, तो इसमें क्या होगा, हमारा 5th वाला राइट आंसर हो जाएगा। बट कैसे होगा, जब हमें सारे याद होंगे। तो देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि इन्हें याद करना है, बट क्या है कि जब तक हम इनको याद नहीं करेंगे तब तक हम इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब हमारे पास ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये तो थी डायरेक्ट क्वेश्चन की बात। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ से इनके रेट्स पूछे जाएंगे कि कौन से एमडीजी में कौन सा गोल हमारा कितने % कवर हुआ, मैटरनल हेल्थ पे कितने % इंप्रूव हुआ, कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुआ। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये 2000 में स्टार्ट हुआ और 2015 तक इसको चलना था, ठीक है ना। और ऐसे अगर हम एसडीजी की बात करें तो कब आया ये, 2015 में आया, और 2030 इसका गोल ईयर है कि 2030 तक हमें क्या करना है, इसको कवर अप करना है। मतलब जितने भी हमने गोल सेट किए हमें वो अचीव करने हैं, कितने % कर पाए हैं, कितने % रह गया है, कितना % हमें आगे क्या करना पड़ेगा, वो सब क्या आ जाता है, इन सब के अंडर आ जाता है, ठीक है ना। अब अगर बात करूं मैं अगले पॉइंट्स पे, तो अगला पॉइंट क्या है भाई हमारा, ये इस पे तो अभी हम लौट के आएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बट एक छोटा छोटा हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से हम कवर कर सकते। ये इतनी बड़ी यूनिट है कि अपने आप में 6 महीने भी ले लेना तब भी कवर नहीं हो पाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि हमें उड़ाना भी नहीं है और हमें इसे अच्छे तरीके से करना है। देखो जैसे अगर टेक्निकल की बात करें जाए तो कोई भी टेक्निकल अगर टर्म का बच्चा है, मतलब टेक्निकल साइड का बच्चा है, जैसे कंप्यूटर साइंस का हो गया या किसी भी साइंस फील्ड से, वो इन टॉपिक्स को मतलब पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन को थोड़ा कम प्रेफर करता है कि इनको ना पढूं, ठीक है ना। बट मैं इनको इस तरीके से कहना चाहूँगा कि अगर तुम अपने मेन टॉपिक्स में इनको नहीं कंसिडर करते हो तब भी तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम इसमें से 5 में से 3 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट सही करके आओ। और ये बहुत ईजी है इसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि 3 क्वेश्चन एनटीए इतने बेसिक देता है कि आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं वो सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब हम उन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए सबको अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर एक बार पूरा सिलेबस देख सकते हैं ताकि हम एटलीस्ट 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और 3 क्वेश्चन सही कर सकें, ठीक है ना। बाकी इसका मैनेजमेंट का मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमें इस पूरे पेपर में क्वेश्चंस को मैनेज करना होता है ताकि हम अपना एक अचीवेबल स्कोर ला सके जितना हमें चाहिए होता है। 70, 80, हर किसी के टारगेट अलग होते हैं, हर किसी का पेपर अलग होता है, किसी का पेपर 2 ईजी आता है, किसी का पेपर 2 हार्ड आता है, कट ऑफ सबके अलग अलग आती है। तो उस तरीके से हमें डिवाइड करना होता है हर यूनिट को, ठीक है भाई। अगला पॉइंट है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। जहाँ जहाँ ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे पहले पॉइंट अगर मैं इसमें बताऊं, एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि। जब खेती करते हैं तो क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन भी होता है वहाँ पे और एनवायरनमेंट भी होता है, पेड़ पौधे पानी हर चीज़ का क्या होता है, इंटरेक्शन हो गया। तो यही क्या होता है, यही इन दोनों का इंटरेक्शन एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें कई सारी एक्टिविटी आती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ क्या हो हमारा खेती है। यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे और गोल्स हो सकते हैं, जैसे माइनिंग हो सकता है। माइनिंग में भी क्या कर रहा है, मतलब पेड़ जो पहाड़ होते हैं वो भी तो किस में आ रहे हैं, एनवायरनमेंट में आ रहे हैं ना, ठीक है। और क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी क्या है, कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे ह्यूमन और एनवायरनमेंट दोनों एक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला किस पे है, ये पॉइंट है तुम्हारा देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अब इनका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट जब दो चीज़ें आपस में भिड़ रही हैं, भिड़ने का मतलब पॉजिटिवली हो सकता है और नेगेटिवली हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं। कई बार क्या होता है, ह्यूमंस एक लैंड को क्या करते हैं, इतना एक्सप्लॉइट कर लेते हैं कि उस लैंड पे कुछ बचता ही नहीं है उगने लायक, ठीक है ना। ये क्या हुआ, एक दूसरे के इशू हो गए। इस तरीके के कई सारे इशूज आते हैं, इन सबको हमें एक एक करके पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, बहुत ज़्यादा बेसिक। जैसे कि अगला पॉइंट अगर हम बात करें, क्या, एनवायरमेंटल इशूज़। अब एनवायरमेंटल इशूज़ कब आएंगे, जब हम एक्सप्लॉइटेशन कर चुकेंगे। क्रोनोलॉजी आप देख सकते हैं,
पहले हमें बताया गया टारगेट्स, दूसरा हमने फिर इंटरेक्शन देखा, इंटरेक्शन के बाद हम क्या देख रहे हैं, इश्यूज देख रहे हैं जो इंटरेक्शन से पैदा हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, तीन चीजें लिखी हैं, लोकल, रीजनल, ग्लोबल। अब इन तीनों का मतलब क्या है, फिर आगे एयर पोल्यूशन वगैरह तो लिखा हुआ है जो तो तुमने सुना हुआ है एक एक बार, बट अगर बात करें इन तीन वर्ड्स की तो इन तीनों का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो देखो इन तीनों का मतलब ये है कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं हमारे वो किस लेवल पे हो रहे हैं। किस लेवल पे होने का मतलब क्या है कि देखो, एक तो हो सकता है कि हमारा लोकल लेवल पे हो, मतलब लोकल लेवल पे क्या हो सकता है, जैसे कोई एग्जांपल, जैसे भाई ड्रिंकिंग वाटर या बैड एयर, ये क्या है, ये लोकल लेवल पे है। अब इनको लोकल लेवल क्यों बोला जा रहा है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है कि मेरे एरिया में सिर्फ खराब हो, समझ रहे हो, मेरे घर से 4 घर तक या मेरी कॉलोनी में खराब हो, या एयर क्या है कि मेरे एरिया में पोल्यूशन हो रहा है, मेरे शहर में पोल्यूशन हो रहा है, तो इसको शहर भी नहीं कह सकते, सिर्फ कह सकते हैं कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है। तो ये क्या है, लोकल इशूज है जिनको लोकल लेवल पे कंसिडर किया जाता है, लोकल लोग ही सॉल्व करते हैं, लोकल लोग ही उसको झेलते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसी को रीजनल लेवल पे ले जाएं, रीजनल लेवल जैसे क्या होता है, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे तुम्हारे मेजर पॉल्यूशन आ जाते हैं, ठीक है, डिफोरेस्टेशन आ जाता है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स क्या हैं, ये सब तुम्हारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे तुम्हारा एक रीजनल एरिया, रीजनल एरिया मतलब जैसे मान सकते हैं इसमें कि इवन इंडिया लेवल तक आ सकता है कि रीजनल एरिया, इंडिया इंपैक्ट करेगा किसी पर्टिकुलर थिंग को, या ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया इंपैक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर इसी को हम मैक्स लेवल पे ले जाएं, मैक्स लेवल क्या हुआ इसका, ग्लोबल, जिसमें क्या आता है, जैसे तुम्हारी भाई एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या है, ये ऐसे हैं कि अगर होगा तो पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करेगा, ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट होगा। तो ये वही दिखाना चाह रहा है कि एनवायरमेंटल इश्यूज का कहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है। तो लोकल लेवल पे देखा हमने, रीजनल लेवल पे देखा और ऐसे ग्लोबल लेवल पे देखा। अब क्या क्या हमारे पास इशू हो रहे हैं वो इसमें देखो लिखा ही है कि क्या क्या भाई हमारे इशू होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर पॉइंट आता है किसका, पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन में भी क्या क्या आते हैं, जितने टाइप के पॉल्यूशन आ सकते हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे। जैसा पहला क्या है, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कॉज क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन किससे होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स से किससे कौन सी बीमारी होती है, किससे कौन सी डिसीज होती है, सब किस में आ जाएगा, सीधा सीधा एयर पॉल्यूशन के टॉपिक में आ गया। अगला क्या है, वाटर पॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाटर से रिलेटेड हर चीज़ आ जाएगी, हर कोई पॉल्यूटेंट जो वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है या वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या हेल्थ इंपैक्ट पड़ते हैं, सब कहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सेम। नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लगता है कि इससे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता, सिर्फ हियरिंग पे इंपैक्ट पड़ता है, बट नॉइज पॉल्यूशन के और सारे और कई सारी चीज़ें हैं कि जो क्या होता है, लगता नहीं है कि नॉइज पॉल्यूशन की वजह से होगा, बट नॉइज पॉल्यूशन ही उसका कॉज होता है। अब जैसे 2022 में क्वेश्चन क्या है कि इसमें रेंज पूछी थी, रेंज पूछी थी डेसिबल में कि कितनी हियरिंग रेंज होती है अर्बन एरिया में। समझ रहे हो कितना डीप पहुंच चुका है क्वेश्चन, कि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है बट नॉइज पॉल्यूशन के अंडर क्या है कि रेंज, कितनी रेंज तक अलाउड होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें भी इसमें आने लग गई हैं। वेस्ट, टाइप ऑफ वेस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आ जाता है सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डियस, इलेक्ट्रॉनिक, ई वेस्ट जिसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या आया, यहाँ पे भी तुम्हारा आईसीटी आ गया, बोला था ना आईसीटी एंड रिसर्च आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हर जगह आएंगी। यहाँ पे भी आईसीटी आ गया, लगा नहीं था आईसीटी आएगा कहीं एनवायरमेंट में, आ गया। कैसे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही ले लो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा उसको जब भी डिसमेंटल करेंगे हम, हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, ई वेस्ट होगा। ई वेस्ट की वजह से कौन सी बीमारी होगी, वो किस में आ गया, एनवायरमेंटल इशूज में। कनेक्शन देख रहे हो, सब यूनिट्स का कनेक्शन है आपस में, हमें बस देखना है। अब ये कई सारे टाइप्स के होते हैं हर चीज, हजार्डियस में क्या क्या आता है, बायोमेडिकल में क्या क्या आ जाता है, जैसे इंजेक्शन की बात करें हम, इंजेक्शन या जो भी मेडिकल से रिलेटेड टर्म्स होगा उनके लिए भी देखा होगा आपने, रिबन्स बनाए होते हैं, रेड, ऑरेंज, हर टाइप का बनाया होता है कि कौन सा किस लेवल का डेंजरस है, ठीक है ना। तो ये सब इसमें आ गए। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, कहाँ पहुँच गए हम, क्लाइमेट चेंज में पहुँच गए। अब क्लाइमेट चेंज में क्या क्या आता है, क्लाइमेट चेंज में आप जानते हो ना, जो क्लाइमेट चेंज होती है तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। जैसे कि पहला इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, पहला इंपैक्ट आपका पड़ेगा हमेशा, अगर इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि लिखने के लिए जगह हो जाए,
देखो, अगर मैं एक टेक्निकल साइड का बच्चा हूँ तो मेरे ये पॉइंट्स क्लियर इतने नहीं है। मैं खुद एडमिट करता हूँ कि मैं इसको इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना एक आर्ट्स वाला बच्चा इसको पढ़ा सकता है, या जितना डीप में वो पढ़ा सकता है। बट जैसा मैंने कहा कि 3 नंबर तो मैं तुम्हारे पक्के कराने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि 5 में से 5 तुम इसके अटेम्प्ट कर सको, ठीक है ना। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है जिस यूनिट को हम छोड़ के जाने वाले होते हैं। जैसा कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैं 2020 में तो इसको बिल्कुल छोड़ के गया था अटेम्प्ट में अपने, और 2022 में भी इसको छोड़ के जाता अगर कोविड की सेकेंड वेव नहीं आती और उसकी वजह से एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता, तो मैं तब भी इसको छोड़ के जाता। बट लास्ट के 3 मंथ में मैंने इसको और हायर एजुकेशन को पढ़ा, और इतना पढ़ा कि मतलब मैं इसको अच्छा मानने लग गया, मतलब अपनी मेन यूनिट्स में ऐसा लाने लग गया। इतने मुझे दोनों पसंद आए। तो उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि जो इसको नहीं समझ पाता उसको समझ पाए कि कितनी इंटरेस्टिंग है, किस तरीके से एक टाइमलाइन बन जाती है, ठीक है ना। तो हम थे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एंड सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन पे। देखो इम्पैक्ट किस किस पे पड़ता है। अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सी पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे, आपने देखा ही होगा, सी लेवल इंक्रीज हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी उस पर करंट्स बहुत अप एंड डाउन होने लगाते हैं, मतलब अब्रप्ट तरीके से वो बिहेव करने लगाता है ओशन, ठीक है। फिर अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज तो भाई अपने आप में एक टॉपिक है, इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी। हर तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कैसे आइस कम हो रही है, कैसे वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, कैसे हर साल गर्मी बढ़ रही है, हर साल क्या है मिटिगेशन, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। और हर बार माइग्रेशन में भी दिक्कतें आती हैं, जो हमारे मेन अगर एक वर्ड में उसको लाऊं तो क्या, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट कितना हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी के चलते क्या हुआ कि हमारे पास क्या हुआ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या बनाया, कई सारे लॉ बनाए। लॉ बना लो या कुछ एक्ट करा लो, जिसमें एक आता है NAPCC, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, फुल फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म हमेशा सिर्फ ICT में नहीं आएंगी, समझ रहे हो, फुल फॉर्म यहाँ पे भी आएंगी, एक आई, ऐसी कई सारी आएंगी, ठीक हो गया। अब इसके अंडर क्या हुआ, इसके अंडर बनाए हैं गवर्नमेंट ने 8 नेशनल मिशंस, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन ऑन एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी है, ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन है। इस तरीके से क्या है, 8 के 8 मिशन आपको बताए जाएंगे, आप पढ़ोगे, बहुत ईजी हैं, सिर्फ 8 चीज़ें याद करनी है। अभी सुनने में तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या 8 चीज़ें याद करनी, तो इससे बढ़िया मैं कोई दूसरी यूनिट ना पढ़ लूँ क्या। बट अगर एक बार इसको पढ़ोगे तो ये बहुत ईजी है, और तुम्हारा क्या होगा, दूसरी यूनिट पर से लोड कम कर देगा। अब देखो, अगर इन यूनिट्स को छोड़ के जाते हैं ना, तो हमारा मेन टारगेट होता है कि बाकी सब यूनिट्स से 5 में से 5 क्वेश्चन सही करने हैं। बट सोचो अगर इसमें से थोड़े से क्वेश्चन आप कम कर लोगे तो उससे क्या होगा, आपकी बाकी यूनिट्स में आपका कमांड ईजी हो जाएगी, आपको प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें सारे अटेम्प्ट करने, ठीक है ना। अगली बात, इसकी बात हम कर चुके हैं ना, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, जहाँ पे हमने पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सबको बताया मैंने, सेम चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि CO2, SO2 क्या है, ये गैस है, इनका इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन हेल्थ पे। हर किसी पॉल्यूटेंट का एक इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना, किसी का कुछ इम्पैक्ट होगा, किसी का कुछ इम्पैक्ट होगा। अब हमें यही देखना है कि किस तरीके से कौन सा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे ह्यूमन हेल्थ को, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें कई सारे आते हैं, प्राइमरी आ जाता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं। सीधे सीधे पूछा जाता है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का टाइप कौन कौन सा होता है, इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। अगली बात करें हम, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जैसे सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट। इसमें मेजर कैटेगरी जो नहीं लिखी है वो क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मतलब क्या होता है दोनों का, स्पेलिंग तो बिल्कुल समझ में तुम्हें आ नहीं रही होगी कि क्या लिखा है, बट पॉइंट है कि क्या पॉइंट है हमारा, बोलो, कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को। ह्यूमन हेल्थ का मतलब कि देखो, सोर्सेस ऑफ एनर्जी का हर किसी का कुछ ना कुछ हार्म होगा, किसी का कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे। कोई आसानी से मिल जाती है, कोई बहुत टाइम लगता है, जैसे कि अगर फॉसल फ्यूल्स की बात करें, कोयल की बात करें,
पेट्रोलियम की बात करें, इनका क्या होता है कि इनको सालों हजारों साल लगते हैं बनने में, तो भाई उनका कंजप्शन अगर खत्म हो जाएगा तो हजारों साल बाद बनेंगे, तो हम हजारों साल तक तो रहेंगे नहीं। कुछ इतने ईजी होते हैं, सोलर लाइट सुबह से शाम तक बैटरी चार्ज कर देती है, रात भर घुमाओ। तो ये सब क्या है, किसी के कुछ फायदे हैं, किसी के कुछ नुकसान है। जैसे कि अगर हम सोलर लाइट की बात करें, इसका ही एक नुकसान देखना चाहें तो क्या नुकसान है कि भाई रात में हम इसको चला नहीं, रात को चार्ज नहीं कर सकते अगर कुछ डाउन हो जाए तो हमारा, समझ, डाउन मतलब कोई बैटरी अगर हमने चार्ज करी है। तो इस तरीके से क्या है, हर किसी के फायदे नुकसान हैं, ठीक है ना। और रिन्यूएबल, अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो रिन्यूएबल मतलब क्या है कि जिनको हम बार बार बना सकते हैं, ठीक है। उसमें ही हमारा कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये हमारे एनर्जी सोर्सेस हो गए, इन सब में इनके टारगेट्स पूछे जाते हैं कि किसका कितना टारगेट बना हुआ है इंडिया में, हमें सोलर एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करनी है, इसका टारगेट अलग है। सॉइल, विंड से कितनी एनर्जी आती है, हाइड्रो से कितनी एनर्जी आती है, किस हाइड्रो प्लांट से ज़्यादा एनर्जी आती है, इसमें भी होते हैं ना बिग स्मॉल, सबके टाइप होते हैं, हर किसी के टारगेट होते हैं, कितनी हमें टन बिजली किससे लानी है, सोलर एनर्जी से बनानी है, कितनी विंड से बनानी है, कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी के लिए माना जाता है, तमिलनाडु हो सकता है, गुजरात हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इन सब पे क्या है, रैंकिंग होती है, हर साल रैंकिंग आती है, हर बार नई रैंकिंग के हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से क्या है, ये हमारे सारे एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब इसकी बात कर ली, अब आते हैं नेचुरल हैजार्ड्स पे, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। इसमें कैसे नेचुरल हैजार्ड्स आते हैं, क्या क्या हैजार्ड्स होते हैं, किसका कितना इम्पैक्ट होता है। अब नेचुरल हैजार्ड में जैसे बात करें तो क्या क्या आते हैं, बोलो कमेंट्स में लिखो कि कौन कौन से नेचुरल हैजार्ड्स होते हैं और कौन कौन से कितने ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो भाई देखो, नाम तुमने सब सुने होंगे, अच्छा इनमें से कोई नहीं होता है। अर्थक्वेक, क्या होता है अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, सब समझ में आ रहा है ना यहाँ पे कि कौन सा सेस्मोग्राफ कहाँ से यूज़ होगा। तो ये सब पॉइंट्स किस में आएंगे, ये सब आएंगे नेचुरल हैजार्ड्स वाले एंड डिजास्टर वाले पॉइंट में। यहाँ पे कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है, बट सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्केनो आ जाएगा, क्या होता है वैल्केनो, ज्वालामुखी, ठीक है। फ्लड आ जाएगा, मतलब बाढ़, ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, इनको कोई ला नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, खुद ही आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन हो जाती है। फ्लड कैसे आती है, बारिश ज़्यादा हो जाए किसी पर्टिकुलर एरिया में, छोटा हो जाए उसका मुंह नदी का, तो फिर क्या होता है आसपास के इलाकों में पानी आ जाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये सारे नेचुरल हैजार्ड्स हैं। एवलांचे आता है, मतलब जब बर्फ वाले इलाके में क्या होता है, बर्फ नीचे गिरने जाती है, खिसकने लग जाती है, गिरनी तो नहीं, खिसक जाती है, तो फिर क्या होता है नीचे वाला एरिया में बर्फ ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे चीज़ें दब जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एवलांचे बोलते हैं, इस तरीके से। और क्या होते हैं, जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पे क्या आता है, साइक्लोन आता है। अब साइक्लोन के नेम क्या क्या होते हैं, हर जगह किसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। तो ये सब क्या है, सारे क्वेश्चन किससे बन रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट से बन जा रहे हैं सारे क्वेश्चन, जितने भी तुम्हारे नेचुरल हैजार्ड से रिलेटेड है, नेचुरल क्लाइमेटीज जिनको बोलते हैं, हर चीज़ क्या है यहाँ पे रिलेट हो जा रही है। अब इस यूनिट का इंपॉर्टेंस देख लो कि ये सारी चीज़ें हमारे अराउंड होती रहती है और हमें पता नहीं होती हैं, बट एंटी स्मार्ट है, उसने क्या कहा है कि अगर तुम्हें हायर एजुकेशन मानना है, मतलब तुम्हें एक इवॉल्व पर्सन बनना है, तुम काफ़ी सारी जगह अपनी नॉलेज बांटने वाले हो, तो तुम्हें क्या है, ये इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, इस यूनिट को छोड़ के चले जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें 5 क्वेश्चन नहीं करने या हमें एनवायरनमेंट से डर लगता है। तो इन सब चीज़ों से हट के हमें क्या करना होगा, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है ना। मेरा पर्सनल मानना भी है कि हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एटलीस्ट उसके बारे में तुम्हें थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, नॉट जस्ट तुम मास्टरी कर लो हर चीज़ की, हर चीज़ में मास्टरी भी ज़रूरी नहीं होती है। जैसे कि अगर तुम 8 यूनिट पढ़ के जाओ, 2 छोड़ के जाओ, उससे बेटर है कि 10 यूनिट थोड़ी थोड़ी पढ़ लो, ठीक है ना। अगली बात, और कुछ रह रहा है यहाँ पे, एक होता है सूखा, ड्रॉट जिसको बोलते हैं, सूखा पड़ जाता है ना कुछ इलाकों में जहाँ पे पानी नहीं आता है, बर्फ भी तो होती नहीं है, इसलिए सूखा पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, नेचुरल हैजार्ड्स में आ जाती हैं। अब देखो भाई, अब जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, इन सब में सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो लास्ट वाला है। कौन सा है, क्या लिखा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर पूरे को अगर मैं एक समअप में बोलना चाहूँ तो ये इस पॉइंट को बोला जाता है प्रोटोकॉल्स, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स बनी है। अब मेरा फेवरेट क्यों है ये, क्योंकि हम इसको क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं एक, ठीक है ना। क्रोनोलॉजी मतलब
देखो सबसे पहले हमारा 1972 क्या आया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जहाँ जिसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से टाइमलाइन बनेगी, ठीक है। प्लस 10 क्या हुआ, 1982 क्या आया, यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल आ गई, मतलब 10 साल की एनिवर्सरी थी, तो इसको बोलते हैं नायरोबी डिक्लेरेशन। नायरोबी डिक्लेरेशन। अब इसमें क्या हुआ, नायरोबी डिक्लेरेशन में क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया। फिर क्या हुआ, इसको अगर मैं छोटे सा एक्ट करना चाहूँ तो 3 साल बाद हमने एक और दिया। वैसे मैं इसको इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, इसको बीच में बाद में लाएंगे, प्लस 10 ही कर लेते हैं अगर 10 की सीरीज ही चली है। 1992 सबसे ज़्यादा याद करने वाला ईयर एनवायरनमेंट में क्या हुआ, रियो समिट, जिसको बोलते हैं क्या, अर्थ समिट भी बोल देते हैं, स्पेलिंग थोड़ा माफ़ करना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रियो डिक्लेरेशन भी बोल देते हैं, रियो डी जेनेरो में ये हुआ था इसलिए इसको रियो समिट वगैरह ही बोलते हैं, बट ईयर इंपॉर्टेंट क्या है, 1992। अब अगर मैं बात करूं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारी मेजर 3 ब्रांचेस डिवाइड हो गई, जहाँ से हमारी मेन सारी प्रोटोकॉल्स निकलनी चालू हुई। काफ़ी सारी प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ चुकी है। किस चीज़ पे उसकी बात करते हैं वो सब मैंने स्किप करके कहाँ पहुँचा, एक क्रोनोलॉजी बनाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आई। एक आया तुम्हारा UNFCCC, ठीक है ना, ये किस पे बात कर रहा था, ये कर रहा था हमारा क्लाइमेट चेंज पे बात, क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। अब एक हो गया, दूसरा मेजर पार्ट हमारा किस पे था, दूसरा हमारा बात कर रहा था बायोडाइवर्सिटी पे, बायोडाइवर्सिटी, इसका नाम क्या था, इसको बोलते हैं CBD, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछने वाला, एजेंडा 21, ठीक है ना, एजेंडा 21, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये 3 पार्टों में डिवाइड हो गई, हर किसी के अंडर क्या है, प्रोटोकॉल्स आ रही हैं। इसमें क्लाइमेट चेंज के प्रोटोकॉल्स आ जाएंगी, जो भी आएंगी। क्लाइमेट चेंज में हमारी कौन कौन सी प्रोटोकॉल आती हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योटो, कोपेनहेगन प्रोटोकॉल। बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है, नगोया, ठीक है। और एजेंडा 21 तो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी फिर ब्रांचेस हुई, ब्रांचेस मतलब यहाँ पे एक तो आया तुम्हारा UNFCD, एक मिनट कंफर्म कर लेता हूँ, UNCCD, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये हुआ था किसमें भाई, 92, ध्यान रखना ईयर 92। अब यहाँ से क्या होगा, हम फिर से प्लस प्लस करते चले जाएंगे कि क्या हुआ, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है वैसे, बट मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे बनाता हूँ, चलो। प्लस 10 जब हुआ तो क्या हुआ, 2002 आ गया होगा। यहाँ पे किसको बोलते हैं, ये होता है रियो 10 या रियो प्लस 10 भी बोलते हैं इसको। और एक और जोड़ लूँ 2012, जिसमें क्या हुआ, रियो प्लस 20, दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है, शायद थोड़ा कोने पहुँच गया, इसको अलग से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, कोई इशू नहीं है, हम इसको पूरे फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से एडिशन जो चल रहा है, सिंपल 10-10 ईयर में क्या हो रहा है, इवेंट्स ऐड होते चले आ रहे हैं। अब यहीं पे क्या है, यहीं पे तुम्हारा आ जाएगा सन 2000 में क्या चालू हुआ, MDG, और 2015 में SDG। सिंपल एक प्रोसेस देख सकते हो तुम के साथ कैसा क्रोनोलॉजी चल रही है हमारी, एक आराम से हम इस क्रोनोलॉजी को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम हर किसी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ें, जैसे कि प्रोटोकॉल थोड़ी सी मैंने इसमें बताई हैं, अभी थोड़ी सी हमारी मिस हो चुकी हैं, जो मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे कि कैसे आया। एक देखो, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, अभी बताया था इसकी फुल फॉर्म, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में क्या क्या आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल
O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन या ओजोन, ओजोन से रिलेटेड होती है, ओजोन डिप्लीशन, सब ये ट्रिक्स हैं, ठीक है, याद कर सकते हो। रियो समिट, अभी अभी मैंने बताया कि रियो समिट क्या था, रियो समिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस में आ गया, रियो समिट से निकला था, क्योटो प्रोटोकॉल निकली थी, ठीक है ना। पेरिस एग्रीमेंट क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इतने सारे दे रखे थे बट तब भी ISA दिया, क्यों, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है बट हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है। सोचो ऑल वर्ल्ड में हो सकता था बट उसका सेंटर दिल्ली में, हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं, और किसी चीज़ का हेडक्वार्टर जहाँ होगा वो तो इंपॉर्टेंट होगा ही ना, तो हमारे लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं। एक तो डिफरेंस होता है डिकोडिंग में और एक होता है पढ़ने में। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं आपको सारे टॉपिक्स अभी पढ़ा दूंगा एक ही वीडियो में 30 मिनट में, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से हमें इसे अप्रोच करना है, कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, क्या क्या हम टच करके वापस आ रहे हैं, क्या क्या हम टच कर रहे हैं, किसको कितने लेवल डीप पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का सिलेबस था। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, बाकी थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बाकी थैंक यू। अगली वीडियो में मिलेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका सिलेबस करके हम जल्दी से टॉपिक्स पे आएँ, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ पा रहा होगा कि क्या किस यूनिट का सिलेबस है, और आप बाइफरकेट कर पा रहे होंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कितना किस लेवल पर पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू।